नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इंडिया का समय आ गया है, क्यों इंडिया के आने वाले साल 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पहले हमको थोड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमिक हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है ताकि इससे हमको आइडिया लगे। तो चाइना के अंदर 11th-12th सेंचुरी में एक संग डायनेस्टी थी और संग डायनेस्टी बहुत ही प्रोग्रेसिव डायनेस्टी थी। उस टाइम चाइना के अंदर गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ, पेपर का इन्वेंशन हुआ, न्यू वेज ऑफ इरिगेशन का इन्वेंशन हुआ, न्यू वेराइटी ऑफ राइस का इन्वेंशन हुआ और चाइना का नेवल पावर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि सारी दुनिया से सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल चाइना का नेवल पावर था। उस टाइम चाइना चाहता तो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकता था। लेकिन संग डायनेस्टी के बाद मिंग डायनेस्टी आई और उन्होंने कहा कि बाहर का कल्चर हमारे कल्चर को पोल्यूट कर रहा है, तो दे स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड। तो क्या हो गया कि उनका इनोवेशन धीरे धीरे खत्म हो गया, एम्बिशन काफी कम हो गया और जो गन पाउडर उन्होंने इन्वेंट किया वो चाइना से निकल के बुखारा, समरकंद, इस मंगोलिया इस साइड में आ गया। ये उन लोगों के हाथ में लगा जो एक्सपांशन की नीड में थे। तो उसके बाद जिनके हाथ में गन पाउडर आया उन्होंने गन्स बनाई, तोपें बनाई और उसके बाद वो कहाँ पे अटैक करेंगे? वो अटैक करेंगे मोस्ट प्रॉस्परस नेशन एट दैट टाइम। उस टाइम इंडिया था, तो सारा वेस्टर्न फ्रंट से इंडिया पे अटैक हुआ। ऐसा नहीं कि हमारे राजा महाराजा कमजोर थे या उनकी सेनाएं नहीं थी, बहुत मजबूत थे, लेकिन वो लड़ रहे थे तीर, भालों, तलवारों से और सामने वाला गन और तोप से लड़ रहा था। तो नेचुरली कौन जीतेगा? तो एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, गन पाउडर ट्रांसफर हो गया उस साइड, बुखारा, समरकंद की तरफ। उसके बाद पेपर भी धीरे धीरे यूरोप में चला गया और 14th सेंचुरी में यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। तो प्रिंटिंग प्रेस आ गया और पेपर भी आ गया। तो जो पहले आपको नॉलेज की बातें शेयर करनी होती थी वो आप वन ऑन वन कम्युनिकेशन करते थे, ग्रुप कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस और पेपर का आने के बाद आप किताब लिख सकते थे और किताब सैकड़ों लोगों में बढ़ सकती थी। तो जबरदस्त साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हुआ, रेनेसेंस हुआ और बहुत बहुत ज्यादा इन्वेंशन यूरोप में अगले 150-200 सालों में। और आज देखो जो सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उनका इन्वेंशन बाय एंड लार्ज एक्चुअली यूरोप के अंदर हुआ, बाद में यूएस, जापान, अदर कंट्रीज के अंदर हुआ। वो रेनेसेंस होने के बाद वहां जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई और जब जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई दे बिकम लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग। तो उनको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता, लेबर चाहिए होता और अपने रेडी प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी चाहिए होते। तो दे स्टार्टेड मूविंग आउट फ्रॉम यूरोप, अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, एशिया में गए। इनिशियली दे वेंट एज अ ट्रेड पार्टनर, लेकिन धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा कि हम इन कंट्रीज को रूल भी कर सकते हैं। तो ट्रेड टर्म्स पे सौदा नहीं करना अपने को, हम इनको डोमिनेट कर सकते हैं। तो पूरा देखिए, पूरा अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पूरा अफ्रीका, ऑलमोस्ट पूरा एशिया बिकेम कॉलोनीज ऑफ यूरोप। वो नीदरलैंड की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे स्पेन की हो, चाहे बाकी कंट्रीज की हो, तो वर्ल्ड हैज बिकम द कॉलोनी ऑफ यूरोपियन नेशन। तो ये करीब 150-200 साल तक चला। उसके बाद एक वेव आई इंडिपेंडेंस की, चालू हुआ यूएस से, उसके बाद वेरियस कंट्रीज के अंदर इंडिपेंडेंट आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो धीरे धीरे सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलना चालू हुआ। इस प्रोसेस में, इस पीरियड में मेडिकल एडवांसमेंट भी बहुत हो गया और प्रॉस्पेरिटीज बहुत आ गई। तो डेवलप मार्केट थे यूरोप, अमेरिका या जापान या ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज को धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, तो इनका एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। तो दे स्टार्टेड लुकिंग एट कि जो हमारी देश की इंडस्ट्रीज है, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है या लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग है, कम हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने ट्राई किया सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में, मैक्सिको, हाइती, ऐसी कंट्री में। उसके बाद वो गए साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ऐसी कंट्रीज के अंदर। लेकिन ये सारी कंट्रीज बहुत छोटी थी, लेबर फोर्स बहुत छोटा था, तो ये काम नहीं बन पाया। 1980s में चाइना आया कि चाइना ने बोला कि वर्ल्ड को जो चाहिए हम दे देंगे। तो चाइना बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। इसमें चाइना की डेफिनेटली एफर्ट है, लेकिन सारा वर्ल्ड भी उस टाइम यही चाहता था, क्योंकि सारे वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है चाइना सॉल्व कर रहा था कि लो स्किल, लो कॉस्ट, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हम ले जाते हैं। लेकिन चाइना बहुत होशियार निकला, वो लो कॉस्ट, लो क्वालिटी से उसने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना चालू कर गया और चाइना हाई एंड पे चला गया।
पोस्ट कोविड दुनिया एकदम बदल चुकी है। एक्चुअली स्टार्टेड 2016 से हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही चाइना के बारे में, लेकिन पोस्ट कोविड ये ज्यादा और फास्ट हो गया। वर्ल्ड ने रियलाइज किया कि चाइना इज नॉट अ वेरी रिलायबल पार्टनर, तो रिलायबल पार्टनर नहीं है, टेरिटोरियल अग्रेशन है और चाइना का पॉपुलेशन भी गिर रहा है और वहां इनकम लेवल बढ़ रहा, तो अभी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर वो नहीं रहा। तो वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया चाइना प्लस कि हमको चाइना के अलावा कहीं और से भी हमको एक तो नियर सोर्सिंग करनी है और चाइना के अलावा हमको एक और मैन्युफैक्चरिंग सोर्स चाहिए, और इंडिया इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही रिलायबल पार्टनर बन के आया। डेमोक्रेसी है, लार्ज इकोनॉमी है, यंग पॉपुलेशन है, बड़ा मार्केट है, सब कुछ हमारे पास है। क्या चाहिए? ग्लोबल कैपिटल जो आज आने को तैयार है। तो आने वाले 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप राइट असेट कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि इंडिया की ग्रोथ का आपको पूरा फायदा मिल सके। हो सकता है 5-10%, 20% वोलेटिलिटी रहे, उसको आप बर्दाश्त करें। तो दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए, आपको कहां पैसा डालना कहां नहीं डालना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले उसके अंदर रिस्क जरूर समझे। फाइनली, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।